हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्लास में कितने लोग लाइव हैं तक दिख रहे हैं? हाँ। एनीवन लाइव? तो लाइव है कि नहीं? हम्म, काफी लोग हैं लाइव। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार कमेंट कर दो कि वॉइस क्लियर है कि नहीं, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। क्लियर? ओके, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी में। ओशनोग्राफी है ना, समुद्र विज्ञान जिसको बोलते हैं, ठीक है। ओशनोग्राफी स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले देखते हैं कि ओशनोग्राफी में क्या सब जो है हमें पढ़ना क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। ओशनोग्राफी में, है ना, पढ़ना क्या होता है। सबसे पहले तो है आप ओशंस के बारे में, जो रिलीफ फीचर्स होते हैं ओशंस के, है ना, उसके बारे में जानते हैं, जो कि आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। जो रिलीफ फीचर्स होता है ओशंस का, है ना, उसके बारे में देखेंगे कि ओशन में है किस तरह का टोपोग्राफी कैसा है ना, उसके बारे में जो है सो एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। प्लस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज योर टेम्परेचर प्रोफाइल, है ना। तापमान जो है हमारे समुद्र के का जो जल है उसका तापमान किस चीज पे निर्भर करता है, किस तरीके से वेरिएशन होता है, उसके बारे में भी जानेंगे, है ना। टेम्परेचर प्लस सैलिनिटी, ठीक है। सैलिनिटी, सैलिनिटी मतलब कि जो लवणता है ना, जो डिजोल्व सॉल्ट्स होते हैं ओशन वाटर्स में, उसके बारे में। साउंड बहुत कम आ रहा है। साउंड आ रहा है किस वजह से? माइक तो चार्ज है ना। एक मिनट। अभी ठीक है विक्रम? ठीक है। सैलिनिटी के बारे में जानेंगे, प्लस इन दोनों और डेंसिटी, है ना। डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी प्रोफाइल ऑफ ओशन वाटर्स, है ना। प्लस इसके बाद जो है नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओशनोग्राफी में, दैट इज योर ओशन करेंट्स, ठीक है। ओशन करेंट्स एंड टाइड्स, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओशन करेंट्स एंड टाइड्स, ठीक है। तो दीज आर टॉपिक्स विच यू हैव टू स्टडी इन ओशनोग्राफी, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज का जो क्लास है हम लोगों ने, है ना, बेसिकली रिलीफ फीचर्स के बारे में है, तो डिस्कस करेंगे, है ना, रिलीफ फीचर्स। और प्लस टेम्परेचर के बारे में, तापमान के बारे में, ठीक है। चलो। देखो, जो ओशनोग्राफी जो ओशन का जो प्रोफाइल होता है उसका जो रिलीफ फीचर है ना, उसका दो टाइप होता है बेसिकली। एक होता है मेजर मेजर रिलीफ फीचर्स, है ना, मेजर रिलीफ फीचर्स, मेजर रिलीफ फीचर्स। और दूसरा माइनर रिलीफ फीचर्स, ठीक है। मेजर है और माइनर है ना। मेजर है और माइनर है। मेजर में क्या सब आएगा बेसिकली, तो जो आपका सपोज कि आप जब कॉन्टिनेंट से ओशन की तरफ मूव करते हैं, जब आप कॉन्टिनेंट से ओशन की तरफ मूव करते हैं, तो किस तरीके से आपका जो लिथोस्फीयर का जो प्रोफाइल चेंज होता है, उसी को हम लोग मेजर रिलीफ फीचर्स बोलेंगे, मेजर रिलीफ फीचर्स बोलेंगे, ठीक है। तो उसके चार टाइप है, बेसिकली चार टाइप है। सबसे पहला है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ठीक है। महाद्वीपीय सेल्फ जिसको बोलते हैं, है ना, ये फर्स्ट टाइप हो जाएगा, पहला टाइप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टाइप है कॉन्टिनेंटल स्लोप उसको बोलते हैं, ठीक है। महाद्वीपीय ढलान या फिर ढाल, ठीक है, ढाल, है ना, ये सेकेंड टाइप हो गया। तीसरा कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल राइज थर्ड हो जाएगा ये। महाद्वीपीय उभार जिसको बोलते हैं, है ना, थर्ड हो गया, थर्ड रिलीफ फीचर। और जो फोर्थ होता है दैट इज योर डीप सी प्लेन और द एबिशल प्लेन,
महासागरीय मैदान, ठीक है, ये फोर्थ हो गया, समझ में आ गया। So these are basically the major relief features of ocean basin. These are the major relief features. Major मेजर रिलीफ फीचर्स, ठीक है, मेजर रिलीफ फीचर्स। अब देखो माइनर में क्या सब आएगा, तो माइनर में जो इंडिविजुअल जो फीचर्स होते हैं ओशंस के अंदर में, उसको हम लोग माइनर रिलीफ फीचर्स बोलते हैं। जैसे कि मिड ओशनिक रीजेस, है ना, मध्य महासागरीय कटक जिसको बोलते हैं, ये सभी माइनर रिलीफ फीचर्स का पार्ट हो जाएगा, है ना। सी माउंट्स, सी माउंट्स, ठीक है, सी माउंट्स, ठीक है, गयोट्स, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे कि कैनियंस, कैनियंस, ठीक है, रिफ्ट्स, ट्रेंचेस, ट्रेंचेस, ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा, दीज आर द माइनर रिलीफ फीचर्स ऑफ द ओशन, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब सबके बारे में देखते हैं कि क्या सब कैरेक्टरिस्टिक है सबका, है ना। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में देखते हैं, है ना, इसके बारे में देखते हैं। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बेसिकली क्या है, तो जैसे आप कॉन्टिनेंट से ओशन की तरफ मूव करोगे, कॉन्टिनेंट से ओशन की तरफ मूव करोगे, तो जो जेंटल स्लोपिंग जो प्रोफाइल होता है, फर्स्ट प्रोफाइल जो होता है, उसी को हम लोग कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं, जिसका स्लोप जो है सो 1 डिग्री से भी कम होता है ना। जो ग्रेडियंट होता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ का, ये 1 डिग्री से भी कम होता है ना, 1 डिग्री या उससे भी कम होता है, ठीक है। इसके बाद सेल्फ जब एंड होता है, जहां पे सेल्फ एंड होगा, वहां पे एक स्टीप स्लोप आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉन्टिनेंटल ब्रेक, सेल्फ ब्रेक, है ना, उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सेल्फ ब्रेक, सेल्फ ब्रेक, या फिर सेल्फ अवकाश भी उसको बोलते हैं, सेल्फ ब्रेक या फिर सेल्फ अवकाश बोलते हैं, सेल्फ अवकाश, सेल्फ अवकाश, ठीक है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ का सबसे इंपॉर्टेंट जो एक कंट्रीब्यूशन है, दैट इज कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स जो है सो पाए जाते हैं। इसके वजह से कॉन्टिनेंटल सेल्फ आपका रिसोर्सफुल होता है, इसमें काफी ज्यादा रिसोर्सेस यानी कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, है ना, ये सभी काफी प्रेजेंट होता है। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है आपके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा जो रिसोर्सेज जैसे कि पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम है ना, नेचुरल गैस है, ठीक है, नेचुरल गैस है, ये सभी काफी फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स है, ये सभी काफी ज्यादा है सो पाया जाता है आपके कॉन्टिनेंटल सेल्फ वाले एरिया में, ठीक है। अगर आप प्रोफाइल देखो कुछ इस तरीके से, है ना, जो सपोज दिस इज योर, है ना, कॉन्टिनेंटल मास, है ना, कॉन्टिनेंटल मास, नाउ दिस इज योर कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, उसके बाद का एरिया आएगा, है ना, स्लोप हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, उसके बाद का जो एरिया होगा राइज हो जाएगा, और उसके बाद का जो एरिया हो जाएगा दैट विल बी योर एबिसल प्लेन। तो अगर आपसे एग्जाम में या फिर कहीं पे भी अगर आपको डायग्राम ये सब ड्रॉ करना हो, तो आप कुछ इस तरीके से है सो डायग्राम से बता सकते हैं कि दिस इज हाउ द प्रोफाइल ऑफ द लिथोस्फीयर चेंजेस व्हेन वन मूव्स फ्रॉम कॉन्टिनेंट्स टुवर्ड्स द ओशंस, है ना, ठीक है, यानी कि जो स्थल मंडल है बेसिकली, उसका जो प्रोफाइल है वो कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहले आपको कॉन्टिनेंटल सेल्फ मिलेगा, सेल्फ, सेल्फ, सेल्फ का स्लोप कितना होगा, है ना, लो स्लोप होता है ना, लो ग्रेडियंट होता है, इसका ढाल है सो कम होगा, ठीक है। सेल्फ के बाद का जो एरिया होगा दैट विल बी कॉल्ड एज योर स्लोप, है ना, स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप है। उसके बाद फिर से जो उसका ग्रेडियंट है ना वो कम हो जाएगा, है ना, उसका जो स्लोप है वो कम हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द कॉन्टिनेंटल राइज, है ना, राइज। और उसके बाद का जो एरिया हो जाएगा ये बिल्कुल मैदान की तरह जो है सो समतल होता है, प्लेन होता है ना, एबिशल प्लेन होता है, एबिशल प्लेन होता है ना, एबिशल प्लेन होता है। अब देखो
इसी में जो सेल्फ का जो एरिया है, ये जो सेल्फ का जो एरिया है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ से जो भी रिवर्स होंगे सबसे ज्यादा सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट करता है, सबसे ज्यादा सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट करेगा। और इसी सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने की वजह से यहाँ पे ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स जो फॉसिल फ्यूल्स है ना, ये सभी यहाँ पे है सो जनरेट हो जाते हैं ना। इसके वजह से ये हमारा कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है एक इम्पोर्टेंट मरीन रिसोर्स जो है नेचुरल गैस का या फिर पेट्रोलियम का है ना, इसका काफी ज्यादा एक प्रचुर मात्रा यहाँ पे है सो पाया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम रिजर्व, पेट्रोलियम रिजर्व ये हो गया। अब देखते हैं कि सेल्फ का है सो फॉर्मेशन किस वजह से होता है ना। इसके रिगार्डिंग कई सारा थ्योरी दिया गया है ना। सेल्फ जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, इसका फॉर्मेशन किस वजह से होता है ना। तो देखो, इसका जो फॉर्मेशन है इसको लेकर के कुछ लोग बोलते हैं कि एक्टिविटी की वजह से टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, कुछ लोग बोलते हैं कि सी लेवल के राइज या फिर फॉल होने की वजह से, राइज या फॉल होने की वजह से है ना, राइज या फॉल होने की वजह से। जैसे कि टेक्टोनिक एक्टिविटी का मतलब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है, तो सपोज कहीं पे डाइवर्जेंस हो रहा हो, है ना, सपोज सपोज कि ये एक देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसे फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है सो दिया गया है। कोई एक भी थ्योरी प्रमाणित ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सही है, कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू है सो दिए गए हैं। तो जैसे कि टेक्टोनिक जो बोलते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का फॉर्मेशन हुआ है, उनका क्या मानना है कि सपोज कि एक जो है लिथोस्फीयर प्लेट है और इसके बीच में से रिफ्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, सपोज कि एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, ठीक है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। इसके वजह से क्या होगा कि आपको मालूम है कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे जो है दो प्लेट्स जो है सो एक दूसरे से दूर होते हैं ना, एक दूसरे से दूर होते हैं। इसके वजह से क्या होगा कि ये जो प्लेट है इधर की तरफ मूव करेगा, ये जो प्लेट है अपोजिट साइड में मूव करेगा। इसके कारण से क्या होगा कि यहाँ का जो बेसिन है ना बीच में, ये अब वाइड होने लगेगा, वाइडनिंग ऑफ द बेसिन, वाइडनिंग ऑफ द बेसिन, वाइडनिंग ऑफ द बेसिन। और यही आपका है ना ओशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे ओशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसके वजह से ये जो एज है, ये जो एज है, बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्जेंस जो एज का जो पार्ट है वो नीचे की तरफ है सो झुक जाता है, नीचे की तरफ है सो फॉल कर जाता है। और इसी वजह से आपका जो जो लिथोस्फीयर प्लेट है ना, कुछ इस तरीके से है सो फॉर्म हो जाएगा, है ना। ठीक है, बीच में है सो ओशन का ओपन हो गया, दिस इज योर ओशन। ये प्लेट इधर मूव कर रहा था, ये प्लेट इधर मूव कर रहा था, बीच में है सो ओशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो ब्लॉक जो नीचे फॉल कर गया दोनों साइड में, इट विल बी कॉल्ड एज द सेल। समझ में आ गया? ठीक है, कोई डाउट है किसी को ये सेल्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो दिस इज हाउ योर कॉन्टिनेंटल सेल्फ्स आर फॉर्म। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद का जो एरिया है इसके बाद का जो प्रोफाइल है, दैट इज योर कॉन्टिनेंटल स्लोप, योर कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, यानी कि सेल्फ के बाद जो आएगा स्लोप आएगा। ठीक है, सेल्फ के बाद आएगा सो स्लोप आएगा। स्लोप में क्या है बेसिकली, है ना, कि इसका जो ग्रेडियंट होगा ना, ग्रेडियंट जो इसका जो स्लोप होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द कॉन्टिनेंटल सेल्फ, इन कंपैरिजन टू द कॉन्टिनेंटल सेल्फ। और ये कहां से स्टार्ट होगा? इट बिगिंस वेयर द बॉटम ऑफ द कॉन्टिनेंटल सेल्फ, यानी कि जहां पे कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड हो रहा होगा वहां पे क्या आएगा, है ना। तो अभी जस्ट हमने देखा सेल्फ ब्रेक उसको बोलते हैं, सेल्फ ब्रेक, है ना। सेल्फ ब्रेक के बाद का जो आगे का जो हिस्सा होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द कॉन्टिनेंटल स्लोप, दैट विल बी कॉल्ड एज द कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज द कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसका जो ग्रेडियंट होता है, इसका जो ग्रेडियंट होता है ये कितना होता है? इट इज बिटवीन 2 to 5 डिग्री। तो देखो
सेल्फ जो है उसका 1 डिग्री से कम हो रहा था, उसका जो ग्रेडियंट था, लेकिन जो स्लोप है उसका जो ग्रेडियंट है 2 से 5 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, इसका डेप्थ कितना होता है, तो 200 से 3000 मीटर, यानी कि 200 मीटर से लेकर के 3 किलोमीटर तक के बीच में है सो इसका है सो डेप्थ होगा कॉन्टिनेंटल स्लोप का। ठीक है, उसके बाद जब कॉन्टिनेंटल स्लोप का जब एंड होता है उसके बाद क्या होता है कि वापस से ग्रेडियंट थोड़ा सा कम होने लगता है, तो दैट रीजन विल बी कॉल्ड एज द कॉन्टिनेंटल राइज, दैट विल बी कॉल्ड एज द कॉन्टिनेंटल राइज, है ना, कॉन्टिनेंटल राइज। जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है इट बेसिकली इंडिकेट्स द एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल जो लिथोस्फीयर प्लेट है उसका एंड कहाँ पे होता है, तो दैट इज बेसिकली योर कॉन्टिनेंटल स्लोप पे, है ना, दैट इज बेसिकली एट योर कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, इसका एक डायग्राम है, पिक्चर है, आप उसको देखिए, आपको और समझ में आएगा। ये देखो, ये प्रोफाइल जो है बिल्कुल आपको क्लियर दिख जाएगा यहाँ पे, है ना, कि दिस इज हाउ योर टोपोग्राफी ऑफ द ओशन बेसिन इज देयर, है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो ये हमारे माउंटेन्स हो जाएंगे, है ना, कॉन्टिनेंटल मास पे माउंटेन्स है, माउंटेन्स है। फिर जैसे जैसे आप शोर की तरफ जाओगे, है ना, तो ये आप कोस्टल रीजन में जाओगे, कोस्टल रीजन में जैसे योर कोस्ट, है ना, कोस्ट है, तट की तरफ जाओगे। फिर आप जैसे से और आगे बढ़ोगे तो आप देखो कि ओशन जो है सो स्टार्ट हो चुका है, दीज आर द ओशन वाटर्स, दीज आर द ओशन वाटर्स, है ना, ओशन है सो स्टार्ट हो गया है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये जो है सो प्लेन होता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे से आप आगे मूव करोगे ना, तो ये देखो, ये जो सेल्फ का एरिया है ना, जेंटल स्लोपिंग एरिया जो है, दिस इज योर सेल्फ, दिस इज योर सेल्फ, दिस इज योर सेल्फ। ठीक है, सेल्फ के बाद देखो वापस से ग्रेडियंट एकदम से चेंज हो गया, है ना, वापस से ग्रेडियंट है तो चेंज हो गया, बढ़ गया, दैट इज योर स्लोप, दैट इज योर स्लोप। उसके बाद और आगे बढ़ोगे तो आपको वापस से ग्रेडियंट है तो कम होने लगेगा, दैट विल बी योर राइज, दिस इज योर राइज। और फिर उसके बाद बिल्कुल ही प्लेन एरिया हो जाता है, बिल्कुल मैदान की तरह जो है सो समतल हो जाता है, उसको हम लोग डीप ओशन प्लेन्स या फिर एबिशल प्लेन भी बोलते हैं, दैट इज योर एबिशल प्लेन। यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग फीचर दिख रहा होगा, है ना, दैट इज योर सबमेरिन कैनियंस। ठीक है, सबमेरिन कैनियंस, देखो ये कैनियंस है। कैनियंस का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली एक खाई जैसा आप समझ सकते हो कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, स्लोप का एरिया है, ऐसा कई जगह पाया जाता है कि इस तरीके से ना डीप वहां पे कट जो है वैली, है ना, डीप कट वैली है बेसिकली। कैनियंस क्या है, दीज आर द डीप कट वैलीज, डीप कट वैलीज, डीप कट वैलीज, है ना, ऐसे कई सारा वैली है सो पाया जाता है सेल्फ और स्लोप वाले रीजन में। इसका कैसे फॉर्मेशन हुआ है तो इसको भी लेकर के कई सारे जो है मत है ना, कई सारे पॉइंट ऑफ व्यूज है। तो जो सबसे सिग्निफिकेंट है वो टर्बिडिटी करंट के बारे में है सो बोला जाता है बेसिकली, है ना, कि जो कोस्टल रीजन्स में जो रिवर्स होते हैं, जो नदी होती है, वो क्या करता है कि अपने साथ में कई सारे सेडिमेंट्स को लेकर के आता है ना। सेडिमेंट्स की वजह से क्या होगा कि टर्बिडिटी करंट ये सभी जनरेट होता है, और वो करंट रेगुलर इनको है सो इरोड करते रहता है ना, इरोड करते रहता है ड्यू टू द इरोजन, है ना, अपरदन जिसको बोलते हैं, ड्यू टू द इरोजन एंड ऑफ द कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स, जो है इस तरीके का सबमेरिन कैनियंस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो दिस इज द प्रोफाइल ऑफ योर ओशन बेसिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा कॉन्टिनेंटल राइज बेसिकली, है ना, राइज। The continental slope gradually loses its steepness with depth. When the slope reaches a level of between 0.5 degree and 1 degree, it is referred to as the continental rise. यानी कि स्लोप के बाद वापस से एक एरिया ऐसा आएगा जहां पे जो स्लोप है वो आपको 1 डिग्री के राउंड है सो पहुंच जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द कॉन्टिनेंटल राइज। और इसके बाद और अगर आप आगे बढ़ोगे डेप्थ के साथ, जैसे ही आगे बढ़ोगे
तो बिल्कुल एक समतल जो है सो एबिशल प्लेन है सो आ जाता है ना, एबिशल प्लेन। ठीक है, एबिशल प्लेन। ठीक है, एबिसल प्लेन बेसिकली क्या है, तो बिल्कुल ही एक सपाट है ना, जैसा कि नाम में ही है प्लेन है ना, बिल्कुल एक समतल एरिया है, मैदान का एरिया है, और ओशन फ्लोर पे बेसिकली होता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सेडिमेंट्स, ऐसा प्लेन क्यों फॉर्मेशन हुआ है, वाई द प्लेन हैज फॉर्म है ना, वाई द प्लेन हैज फॉर्म, इसके पीछे का रीजन ये है कि जो ओशन फ्लोर होता है ना, सपोज कि दिस इज योर ओशन फ्लोर, ओशन फ्लोर, तो ओवर द ईयर्स आपको मालूम है कि रिवर्स के द्वारा बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स ये सब लाया जाता है, सेडिमेंट्स ये सब लाया जाता है, सेडिमेंट्स ये सब लाया जाता है। और ये सभी सेडिमेंट्स जो है सो ग्रेजुअली ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर्स है ना, इसके वजह से ग्रेजुअली वो सब जगह फैल जाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो एबिसल प्लेन है इसके ऊपर बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन होने की वजह से एक परत है सो जम गया है ना, एक परत है सो, एक लेयर जो है सो जम गया है, और उस लेयर्स के वजह से एक समतल एरिया का ऐसा डेवलपमेंट हो गया है। तो दैट इज द रीजन व्हाई एबिसल प्लेन इज सो स्मूथ एंड एक्सटेंसिव एंड फ्लैट है ना, इसी वजह से सेडिमेंटेशन होने की वजह से। ठीक है, these are the extensive flat and nearly featureless regions of the deep ocean floor which is found at depths between 3000 मीटर to 6000 मीटर। यानी कि बेसिकली अब देखो 3 किलोमीटर से लेकर के 6 किलोमीटर डेप्थ तक, 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के डेप्थ तक जो है आपको एबिशल प्लेन है सो पाया जाता है। और ये प्लेन क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन हो गया है, और उस सेडिमेंट्स के परत के होने की वजह से जो है ये आपको एक समतल, एक प्लेन की तरह सो दिखाई देता है। ठीक है, these planes are formed primarily by the deposition of fine particles of sediments that settle through the water column over millions of years. These sediments are often derived from the continents, carried to the deep sea by turbidity currents and other processes। ठीक है, तो इसके वजह से जो है सेडिमेंटेशन होने की वजह से जो है डीप सी प्लेन जो है सो बिल्कुल ही समतल होता है। ठीक है, दूसरा आपको पॉइंट ये भी ध्यान रखना है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एबिशल प्लेन का जो एरिया है, क्या वहां पे फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, कमेंट करो तो। क्या एबिशल प्लेन में फोटोसिंथेसिस जो है सो पॉसिबल है कि नहीं? यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है नहीं होगा, है ना, वाई बिकॉज इस डेप्थ पे जो है सो सनलाइट जो है सो जा ही नहीं पाएगा, है ना। यानी कि ये सब बिल्कुल डार्क जोन ऑफ द ओशंस है, दीज आर द डार्क जोन, डार्क जोन ऑफ द ओशन है ना। एबिशल प्लेन का जो एरिया होगा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सनलाइट वहां पे उतना डेप्थ तक पेनिट्रेट नहीं करता है। प्लस यहाँ पे क्या होगा है ना, कि बिल्कुल डार्क होगा, और यहाँ का जो ओशन का जो प्रेशर होता है बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो ये आप समझो कि एक काइंड ऑफ बायोलॉजिकल डेजर्ट होता है, या फिर बहुत ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो कि ऐसे हार्श मरीन कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए जो एडेप्टेशन कर चुके हैं, सिर्फ वैसे ही क्रिएचर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं पाया जाता है। आपको मैंने पहले भी क्लास में बताया था, जैसे कि जब हम लोग क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि जो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होता है वो ट्रॉपिकल रीजन में होता है। उसके पीछे का मेन रीजन क्या था कि वहां पे अबंडेंस ऑफ सनलाइट है, सनलाइट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। जहां पे सनलाइट सबसे ज्यादा होगा वहां पे वेजिटेशन सबसे ज्यादा होगा, वहां पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होगा, और वहां पे एक फूड चेन जो है सो वेल डेवलप्ड हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये ओशन वाटर का सबसे, ओशन प्रोफाइल का सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है एबिशल प्लेन, तो वहां पे चूंकि सनलाइट का प्रेजेंस नहीं होता है, इस वजह से डार्क जोन भी होगा और बायोडाइवर्सिटी तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होगा वहां पे। ठीक है, सो ड्यू टू द एक्सट्रीम डेप्थ एंड लैक ऑफ सनलाइट, एबिशल प्लेन्स host sparse biological communities, यानी कि बहुत कम रेयर होगा। The organisms that do live there have adapted to high pressures, low temperatures and limited food supply। यानी कि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स इक्के दुक्के जो पाए जाते हैं उनका एडेप्टेशन हो चुका होता है लो टेम्परेचर्स पे, क्योंकि आपको मालूम है कि ओशन फ्लोर पे जो टेम्परेचर होता है ओशन वाटर का, वो 0 डिग्री टेम्परेचर ग्राउंड होता है ना। यानी कि एबिशल प्लेन वाले एरिया में, एबिशल प्लेन वाले एरिया में जो टेम्परेचर होता है ओशन वाटर्स का वो कितना होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस के राउंड होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के राउंड होता है। ठीक है,
अच्छा, आपसे एक सवाल पूछते हैं, है ना? एक कॉमन मतलब साइंस का क्वेश्चन है कि, है ना, अगर आपने ओशन वाटर लिया, है ना, खारा पानी आपने लिया, समुद्र का पानी आपने लिया, है ना, और उसको आपने फ्रीजर में, है ना, एक जार में भर करके आपने, है ना, रख दिया, है ना, फ्रीजर में रख दिया, फ्रीजर में रख दिया। तो सवाल ये है कि ये जो फ्रीज करेगा, है ना, फ्रीज करेगा किस टेम्परेचर पे? एबव 0 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन आपसे दे रहा है। ऑप्शन ए है एबव 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन डी है कैन नॉट बी सेड, कैन नॉट बी सेड। बताओ तो क्या होगा इसका आंसर? सवाल ये है कि ओशन वाटर को आपने एक जार में, बीकर में रखा और उसको आपने फ्रीज में रख दिया। तो ये आपको बताना है कि ये जो बर्फ बनेगा, जमेगा, है ना, कौन से टेम्परेचर पे बनेगा? केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल, जो केमिकल रिएक्शंस ये सब करते हैं, वैसे जो है बैक्टीरिया वहां पे प्रेजेंट होते हैं, केमिकल रिएक्शंस ये कर सकते हैं। बताओ जी। राहुल मिश्रा ने बोला है सी, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। और श्री ने बोला है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। शिशिर कुमार बोल रहे हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब कि एबव 0 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ क्या होगा राइट आंसर? डेमोक्रेसी है यहाँ पे, मेजोरिटी लोगों ने क्या बोला है? मेजोरिटी लोगों ने बोला है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो सी इसका राइट आंसर है। सी इज द राइट आंसर, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब बताओ, जिन लोगों ने ये बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे होगा, वो ऐसा उनका मानना क्यों है? कमेंट करो। बताओ तो। ये जो ओशन वाटर्स है, उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम क्यों होगा? वाई? बिकॉज ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट कंटेंट, सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई है, इम्प्योरिटीज इन वाटर। ठीक है, देखो सही बात है कि आपको एक बात, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है ना, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर आपका सपोज कि दिस इज योर फ्रेश वाटर, है ना, डिस्टिल्ड वाटर इसको कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, जो कि हम लोग नहीं पीते हैं, बैटरी वैटरी में यूज किया जाता है डिस्टिल्ड वाटर, है ना, डिस्टिल्ड वाटर जिसमें से बिल्कुल सिर्फ H2O है ना, उसमें H2O का मॉलिक्यूल है। बाकी उसमें सॉल्ट्स ये सब बहुत माइन्यूट है, क्योंकि आप 100% आप सॉल्ट्स को नहीं हटा सकते हो, बट फिर भी बहुत लो कंसंट्रेशन है। तो ऐसा जो वाटर होगा, है ना, ये आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर जाएगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे इसको फ्रीज कर जाएगा। और प्रेशर कितना है? तो 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर की बात की जा रही है ना, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो हमारा एटमोस्फेयर का जो प्रेशर है, उस प्रेशर के लेवल पे अगर आप प्रेशर को भी घटाएंगे, बढ़ाएंगे, तो ये डेटा फिर से चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 25 बार प्रेशर कर दिए और फिर बोल रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्यों नहीं बॉयल हो रहा है, या फिर ऐसा नहीं। अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, अगर आप प्रेशर रिड्यूस कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाएगा, है ना। लेकिन जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस की जब बात करते हैं, वो कब? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी कि वायुमंडलीय दाब है, उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट आप याद रखो कि जैसे जैसे आप इसमें सॉल्ट्स ऐड करते जाओगे ना, सपोज आपने इसमें सॉल्ट्स ऐड कर दिया, है ना, सॉल्ट्स ऐड कर दिया, तो इसके वजह से क्या होगा कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट अब ये बढ़ जाएगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा। हो सकता है 101 हो जाए, 105 हो जाए, 110 हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना ज्यादा आपने उसमें है सो सॉल्ट को ऐड किया, ठीक है। सेम उसी तरीके से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट, वो आपको रेड्यूस हो जाएगा, है ना, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है सो उसमें वृद्धि हो जाएगा, है ना, वृद्धि हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। अब आप देखो कि ओशन वाटर है ना, आपने, आप लोगों में से किसी ने ओशन वाटर को टेस्ट किया है आज तक कभी? समुद्र के पानी को कभी टेस्ट किए हो? अगर कभी कोस्टल रीजन में गए होगे, बीच पे घूमने उमने, तो टेस्ट किया होगा। हम लोग तो खैर ओशन में ही रहते थे, तो हमारे लिए कॉमन था ये सब चीज। हालांकि टेस्ट करते नहीं थे, बट कभी कभी जो है
हमारे शिप पे जो है स्विमिंग पूल होता था, उसमें हम लोग पानी भरते थे, ओशन वाटर भरते थे और फिर उसमें कूद जाते थे। ठीक है, तो उसमें जो है पानी वानी मुंह में जाता था, टेस्ट बहुत ही ज्यादा खारा, है ना, बहुत ज्यादा खारा, मतलब कि ऐसा पानी है कि जिसको आप मतलब मुंह में जाएगा तो तुरंत आप उसको कुल्ला करके बाहर फेंक दोगे, है ना, इतना ज्यादा खारा होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। तो याद रखना, जो भी अगर कभी ऐसा एग्जाम में सवाल आए कहीं पे, तो याद रखना कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना। जैसे कि इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो ना, कि आपके आसपास जो बर्फ बेचने वाले जो वो आता है ना साइकिल पे लेकर के, तो देखना कि उसमें अंदर जो कंटेनर रहता है उस पर वो लोग नमक ये सब जो है सब छिड़काव कर देता है ना, नमक छिड़क देता है। क्यों? क्योंकि वो उनका जो बर्फ है ना, वो काफी देर तक है सो जमा रहे, मेल्ट ना करे, इसी वजह से। ठीक है, नोटिस किया होगा आपने, आइसक्रीम वाला सब जो आता है। चलो ये हो गया। तो ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, और ये काफी मतलब चीजों को यहाँ पे जो है सो दिखाया गया है ना, तो इससे समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखो, सबसे ऊपर का एरिया, दिस इज योर कॉन्टिनेंटल सेल्फ, दिस इज योर कॉन्टिनेंटल सेल्फ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जहाँ पे एकदम से जो है ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द सेल्फ ब्रेक। सेल्फ ब्रेक है, सेल्फ विभंग बोलते हैं, सेल्फ विभंग उसको बोलते हैं। उसके बाद का एरिया देखो, स्लोप का एरिया आ जाएगा, स्लोप का एरिया, और फिर एक वापस से स्लोप कम होगा, राइज होगा, और फिर इसके आगे का एरिया जो हो जाएगा एबिशल प्लेन कहलाएगा, एबिशल प्लेन कहलाएगा। यहाँ पे देखो आपको सब मेरिन कैनियंस देखने को मिल रहा होगा, सब मेरिन कैनियंस, है ना, सब मेरिन कैनियन। यहाँ महासागरीय गर्त उसको बोलते हैं, महासागरीय गर्त, महासागरीय गर्त, महासागरीय गर्त। ठीक है, के बाद देखो यहाँ पे कुछ आपको माइनर जो है ओशन रिलीफ जो है सो दिख रहा होगा, जैसे कि सी माउंट्स है, सी माउंट्स है, गायोट्स है, एबिशल हिल्स है ना, एबिशल हिल्स है। अच्छा ये बताओ कि सी माउंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द सी माउंट्स, सी माउंट्स क्या होते हैं? सी माउंट्स बेसिकली क्या है, सी माउंटेन्स का शॉर्ट फॉर्म है, सी माउंटेन्स का शॉर्ट फॉर्म है सी माउंट्स। ठीक है, सी माउंट्स, सी माउंट्स बेसिकली क्या है कि आपके ऐसे हजारों जो है ना, ये बेसिकली वॉल्केनिक इरप्शंस के ज्वालामुखी के वजह से बनता है। एक हिल है ना, एक पहाड़ नुमा जो है सो है ना स्ट्रक्चर आपके ओशन फ्लोर पे रहता है ना, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से। सपोज कि दिस इज ओशन फ्लोर, ये ओशन फ्लोर है, तो उस पे एक ऐसा वर्टिकल जो है सो है ना एक सी माउंट रहेगा, सी माउंट। और इसका ओरिजिन कैसे होता है बेसिकली, तो आपको याद होगा जब हम लोग वॉल्केनोज के बारे में पढ़ रहे थे, तो कैसे कैसे हमने देखा था कि वॉल्केनो का है सो कोन का फॉर्मेशन होता है। तो सेम अगर उसी तरीके से ओशन फ्लोर पे अगर वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो वो जो है सो एक माउंटेन्स के फॉर्म में है सो वॉल्केनिक स्लोप है सो फॉर्मेशन हो जाता है, और वही आपका सी माउंट कहलाता है, सी माउंट कहलाता है। ठीक है, अब सी माउंट हो गया। दूसरा जो है सो डायोड, है ना, डायोड बेसिकली क्या है, अगर आप सी माउंट के टॉप को सपोज आपने ऐसे कट कर दिया है ना, तो कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग डायोड बोलते हैं, समझा गया? यानी कि सी माउंट का जो टॉप होता है वो बिल्कुल कॉनिकल होता है, कॉनिकल होता है। लेकिन जो गायोट होता है, इसका टॉप का जो पार्ट है, सपोज कि टॉप का जो पार्ट था ना ये घिस गया है ना, ये घिस गया, घिस के खत्म हो गया, उसको हम लोग डायोट बोलते हैं। अब इसके पीछे का वजह क्या है बताओ, कि डायोट का फॉर्मेशन इस तरीके से क्यों हो जाता है कि उसका टॉप जो है सो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, व्हाट आर द रीजंस? एनीवन? इरोजन, ठीक है, बिल्कुल इरोजन की वजह से होता है, वेरी नाइस। तो देखो होता क्या है, होता क्या है कि डायोड्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो आपको मालूम है कि जो हमारा ओसेनिक फ्लोर होता है बेसिकली, है ना, जो देखो ये सभी मूवमेंट ऑफ प्लेट्स के वजह से होगा, दीज आर बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। ठीक है, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स है, जैसे कि दिस इज योर ओशन फ्लोर,
और यहाँ पे आपको मालूम है कि डाइवर्जेंस हो रहा है ना, दिस इज द डाइवर्जेंस ऑफ ओशन फ्लोर, डाइवर्जेंस हो रहा है। तो सपोज कि यहाँ पे एक है सो सी माउंट रहा होगा, है ना, ऐसा सी माउंट, सपोज यहाँ पे एक सी माउंट ऐसे रहा होगा। तो जैसे जैसे ये आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, है ना, तो ड्यू टू द इरोजन ऑफ द सी वेव, सी वाटर, ओशन वाटर, इसके वजह से क्या होता है कि इसका जो टॉप है ना, टॉप ये इरोड होता चला जाता है, टॉप है सो इरोड होता चला जाता है। और जैसे जैसे ये आगे की तरफ मूव करेगा, तो एक पुराना सी माउंट सपोज के कुछ इस तरीके से, है ना, बच जाएगा। इसी को हम लोग गायोट बोलेंगे, गायोट बोलेंगे। समझ में आ गया, है ना, दिस इज योर गायोट, है ना। दूसरा, आपको मालूम है ये सभी माइनर रिलीफ फीचर्स है। दीज आर द माइनर रिलीफ फीचर्स ऑफ द ओशन फ्लोर। आपको मालूम है कि यहाँ पे मिड ओशनिक रीज का फॉर्मेशन होता है। दीज आर द रीजन्स वेयर मिड ओशनिक रीजेस आर फॉर्म, है ना। मिड ओशनिक रीजेस कहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं, तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे फॉर्मेशन होता है। ये मैंने आपको जब प्लेट टेक्टोनिक्स का जो क्लास लिया था वहां पे भी समझाया था कि क्यों वहां पे फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्मा है सो इंक्लूड करता है, और मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन होने की वजह से यहाँ पे नए ओशनिक क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है ना। मैंने आपको बताया था कि जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होते हैं वहां पे मिड ओशनिक रीजेस प्रेजेंट होते हैं, प्लस वहां पे आपको जो है न्यू ओशनिक क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो कई बार क्या होता है ना कि ये जो रिज है ये मतलब रेयरली ओशन के सरफेस के ऊपर भी आ जाता है कई बार, है ना। जैसे कि आइलैंड जो है, आइसलैंड जो है, वहां पे मिड एटलांटिक रिज है, उसका कुछ पार्ट है सो बाहर की तरफ आया है। लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए, ऑन एन एवरेज देखा जाए, तो जो मिड ओशनिक रीजन होते हैं इसका एलिवेशन कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो 1500 से 2500 मीटर, है ना, 1500 मीटर से 2500 मीटर तक का इसका एलिवेशन होता है ना। इससे कम भी हो सकता है बट इस रेंज में नॉर्मली पाया जाता है, 1500 मीटर से 2500 मीटर। तो आपको मालूम है कि जनरली ओशन का जो डेप्थ होता है, एवरेज डेप्थ कितना है, तो इट इज नियर अबाउट 5 किलोमीटर, है ना, 4 से 5 किलोमीटर। जो ओशन का जो, जैसे कि डीपेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन है, सबसे बड़ा भी पैसिफिक ओशन है, उसका जो एवरेज डेप्थ है दैट इज नियर अबाउट 5 किलोमीटर। तो जब 5 किलोमीटर एवरेज डेप्थ है और वहां पे रिज अगर सपोज कि 1500 मीटर का या फिर 2000 मीटर का अगर कोई रिज है तो वो तो सबमर्ज रहेगा। लेकिन रेयर केसेस में कई बार क्या होता है कि रिज जो है सो बाहर की तरफ भी इलोंगेट हो जाता है, अगर उसका हाइट अगर ज्यादा रहा तो, है ना। ये हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो ट्रेंचेस का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है ना। दिस इज योर कॉन्टिनेंटल ब्लॉक, है ना, कॉन्टिनेंटल ब्लॉक है। तो यहाँ वाले रीजन में क्या होगा, दिस इज योर ट्रेंच, ना, दिस इज योर ट्रेंच। ये सब पहले पढ़ा चुके हैं, है ना, आपको याद आ रहा होगा पुराने क्लास में। ट्रेंच का फॉर्मेशन, है ना, कौन सा जोन उसको बोलते हैं, तो सबडक्शन जोन बोलते हैं। दिस इज योर सबडक्शन जोन, है ना, ये कौन सा जोन है, दिस इज योर सबडक्शन जोन है। सबडक्शन जोन है, इसी का दूसरा नाम क्या है, तो बेनी ऑफ जोन है। आप चाहो तो नोट कर लेना, ये नाम इंपॉर्टेंट है। बेनी ऑफ जोन है। बेनी ऑफ जोन किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे डीप फोकस अर्थक्वेक्स आते हैं। डीप फोकस अर्थक्वेक्स यानी कि यहाँ पे जो अर्थक्वेक यानी कि जो भूकंप है वो काफी डीप फोकस होता है, काफी डीप पे होता है ना, इस वजह से। ठीक है। तो देखो इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा। एनसीईआरटी में क्या होता है कि आपको कई सारा चीज है सो डायग्राम में बता दिया जाता है ना। मतलब काफी सिंपल तरीके से। तो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो तो उसके डायग्राम्स को जरूर एक बार स्टडी कर लो, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे क्या सब जो है टोपोग्राफिक फीचर्स है सो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, दिस इज योर डीप सी ट्रेंच, है ना, यहाँ पे ट्रेंच हो गया, ट्रेंच। जैसे कि सबसे ज्यादा डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है, तो मैरियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में, मैरियाना ट्रेंच है। इट इज द डीपेस्ट, है ना, डीपेस्ट, है ना, ऑफ ऑल द ट्रेंचेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ओशन का टेम्परेचर के प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, ओशन वाटर्स का जो टेम्परेचर होता है उसके बारे में नोटिस, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ना। यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर्स, है ना, किस तरीके से वेरी करेगा टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर्स।
ओशन वाटर्स, है ना, तापमान जो है किस तरीके से इसमें बदलाव होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, है ना, जो टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर्स है वो किन सब फैक्टर्स पे डिपेंड किन सब कारकों पे डिपेंड करता है? ऑन व्हाट फैक्टर्स द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर डिपेंड्स, चलो बताओ तो। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर डिपेंड्स? कमेंट करो। इंसोलेशन, ठीक है, इंसोलेशन तो होगा ही, बाकी दूसरा लेटीट्यूड, यस बिल्कुल लेटीट्यूड होगा। तो लेटीट्यूड की वजह से आप कह सकते हो कि इंसोलेशन डिपेंडेंट होता है। अगर लोअर लेटीट्यूड है, ट्रॉपिकल रीजन में है, तो ज्यादा इंसोलेशन होगा, और अगर हायर लेटीट्यूड है, पोलर रीजन में हो, तो लो इंसोलेशन होगा, बिल्कुल सही। तो लेटीट्यूड और इंसोलेशन एक पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर बताओ। तो पहला फैक्टर जो हो जाएगा दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज योर लेटीट्यूड, है ना, लेटीट्यूड यानी कि अक्षांश, ठीक है, ठीक है। लेटीट्यूड के वजह से आपको मालूम है कि जो इंसोलेशन होता है ना, यानी कि सूर्य तप जिसको बोलते हैं इंसोलेशन, है ना, इंसोलेशन जो है इस पे डिपेंडेंट होता है ना, इंसोलेशन। तो आपको मालूम है कि इंसोलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? तो ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा होगा, ट्रॉपिकल रीजन में। इस वजह से ट्रॉपिकल रीजन का जो ओशन होगा वो वार्म वाटर होगा, वार्म वाटर होगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सा बात है कि ट्रॉपिकल रीजन में इंसोलेशन सबसे ज्यादा होगा, तो वहां का जो ओशन सरफेस होगा, है ना, उसका जो जल होगा, उसका जो टेम्परेचर होगा, जो तापमान होगा, वो गर्म होगा। लेकिन जब आप पोलर रीजन में चले जाओगे, है ना, सपोज कि पोलर रीजन में चले जाओगे, तो आपको मालूम है कि वहां पे लेटीट्यूड के हिसाब से इंसोलेशन सबसे कम है ना, वेरी लो इंसोलेशन। तो वहां का जो पानी होगा वो फ्रीजिंग वाटर होगा, फ्रीजिंग वाटर होगा, ठीक है, फ्रीजिंग वाटर हो गया, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट बताओ। प्रेशर, प्रेशर की वजह से जो है टेम्परेचर में वेरिएशन होगा, बहुत माइन्यूट होता है, बट प्रेशर से ज्यादा और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके ओशन वाटर्स के टेम्परेचर्स को डिसाइड करेगा। बताओ। प्रेशर से तो होगा ही कि कहीं पे अगर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है तो वो भी टेम्परेचर को कहीं ना कहीं राइज करेगा, है ना, बट प्रेशर इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। प्रेशर के अलावा और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ज्यादा जो है सो इंपॉर्टेंट है। बताओ। प्रेजेंस ऑफ लैंड मास, प्रेजेंस ऑफ लैंड मास, ठीक है, समझ में गया कि अगर जहां पे लैंड मास ज्यादा होगा, एरिया, एरिया मतलब कह सकते हो, बट वो सब आ, उतने प्रोमिनेंट फैक्टर्स नहीं है। जो और प्रोमिनेंट फैक्टर्स हैं जैसे जैसे कि प्रेजेंस ऑफ लैंड मास। तो अगर कोई ऐसा रीजन है, ऐसा ओशन है, ऐसा सी है जो कि इनक्लोज है लैंड मास से, तो ऐसा नॉर्मली देखा गया है कि उसका जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है ना। इसी वजह से आप देखो। अच्छा एक बात बताओ कि हमारा जो अर्थ एज ए ग्लोब जब आप देखते हो, तो क्या जो कॉन्टिनेंट्स है उसका इवन डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है? तो जाहिर सा बात है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंटल मास है ना। इस वजह से जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में जो ओशन है, उसका टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर है सो ज्यादा है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हायर ओशनिक हैज हायर हायर एवरेज ocean water temperature because of more land mass, because of more land mass। लेकिन जो साउदर्न हेमिस्फेयर है, आपको मालूम है कि वहां पे कॉन्टिनेंटल जो ब्लॉक है वो काफी कम है, और जो ओशन है वो काफी ओपन है। इस वजह से वहां का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है ओशन वाटर्स का, दैट इज लो इन कंपैरिजन टू द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। समझ में आ गया? ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज योर प्रीवेलिंग विंड्स, प्रीवेलिंग विंड्स। अब बताओ कि विंड्स जो है सो कैसे टेम्परेचर को घटाएगा बढ़ाएगा, सरफेस टेम्परेचर को। अगर कहीं पे ओशन का सरफेस टेम्परेचर की बात की जाए, तो प्रीवेलिंग विंड्स जो है सो कैसे वहां पे कंट्रीब्यूट करता है? एनीवन, है ना, कि हाउ द प्रीवेलिंग विंड्स कंट्रीब्यूट इन द चेंज ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर, यानी कि समुद्र के सतह का जो जल है उसका जो तापमान है उसमें जो बदलाव होगा वो हमारे विंड्स यानी कि पवनों के वजह से कैसे होता है,
एनीवन? फ्रॉन्स, फ्रॉन्स जो है फ्रॉन्ट्स की वजह से, ठीक है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में फ्रॉन्ट्स, एयर मास, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके वजह से तो बिल्कुल चेंजेस होंगे, बिल्कुल होंगे। पहले इवेंट्स बताओ कैसे होगा। कोल्ड विंड विल डिक्रीज द टेम्परेचर बाय मिक्सिंग विथ एयर एबव ओशन। कोल्ड विंड, ठीक है, अगर कहीं से कोल्ड विंड आ गया, अगर पोलर रीजन से, कहने का मतलब है कि अगर आप एयर मास की बात कर रहे हो ना, कि अगर कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास एक रीजन से दूसरे रीजन में चला गया, तो ओशन का टेम्परेचर प्रोफाइल चेंज हो जाएगा, है ना? ठीक है, ये भी है ना, एयर मास की वजह से। लेकिन देखो यहाँ पे मैं एयर मास के बारे में नहीं पूछ रहा था, विंड्स के बारे में पूछ रहा था। वो देखो ऐसे होता है, देखो समझो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देते हैं कि सपोज कि दिस इज योर कॉन्टिनेंटल एरिया, है ना, कॉन्टिनेंटल एरिया है। बाकी इसके बाद जो है सो ओशन शुरू हो गया, है ना, सपोज कि दिस इज योर ओशन, है ना, ये डायग्राम को देखो, और यहाँ पे जो है आपका, इसको थोड़ा कलरफुल बनाते हैं, ठीक है, दिस इज योर ओशन वाटर, व्हाइट व्हाइट में पूरा बोरिंग टाइप का हो जा रहा था, है ना। चलो, तो थोड़ा ब्लू है पानी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ ओशन वाटर्स है, भरा हुआ है ओशन वाटर यहाँ पे, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो है, सपोज के विंड्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, दिस इज हाउ योर विंड्स आर ब्लोइंग हियर, है ना, ध्यान देना, दिस इज हाउ योर विंड्स आर ब्लोइंग हियर, है ना, विंड्स का यहाँ पे जो है ब्लो कर रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से क्या होगा कि क्या ये विंड्स के प्रभाव में, विंड्स के वजह से ये जो ओशन वाटर है, ये जो ओशन वाटर है, क्या ये आगे की तरफ ड्रैग करेगा कि नहीं? आगे की तरफ ड्रैग करेगा, है ना। और सपोज कि यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल रीजन्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे सन भी है ना, ऊपर में सन है। सन की वजह से क्या होगा, आपको मालूम है कि इंसोलेशन, है ना, इंसोलेशन हीटिंग होगा, तो ऊपर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा, है ना। अब यहाँ पे, अब चूंकि विंड्स के वजह से जो ओशन वाटर्स है, ये आगे की तरफ मूव कर गया, यानी कि ये जो रीजन होगा, ये जो रीजन होगा, यहाँ पे ज्यादा गर्म पानी आपको पहुंच गया, तो ये जो टेम्परेचर होगा यहाँ पे ओशन वाटर का, ये बढ़ जाएगा, वार्म हो जाएगा, ज्यादा वार्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चूंकि विंड्स उधर से ब्लो कर रहा था, है ना, इधर से ऑफशोर विंड्स है ना, ऑफशोर विंड्स है, तो ये क्या करेगा, पानी को शोर से दूर लेकर के चला जाएगा, और बीच में कुछ ऐसा रीजन होगा जहां पे आपके वार्म ओशन वाटर्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो वहां का टेम्परेचर है सो ज्यादा हो जाएगा। अब एक बात बताओ कि क्या यहाँ पे जब ओशन वाटर्स को ड्रैग करके आगे की तरफ ले जाया जा रहा था, तो इस वाले रीजन में है सो वाटर का शॉर्टफॉल है सो क्रिएट हो रहा था, यानी कि पानी का कमी क्रिएट हो रहा था, सरफेस पे से है सो मूव कर रहा था। क्यों? क्योंकि हवा जो है सो फ्रिक्शन, घर्षण के साथ, है ना, एक फोर्स लगाता है पानी के सतह के ऊपर, और उसकी वजह से पानी है सो आगे मूव कर जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओशन करेंट्स बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओशन करेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे नीचे से, है ना, नीचे से जो पानी है वो उसको भरपाई करने के लिए ऊपर की तरफ आएगा, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, अप वेलिंग ऑफ द वाटर। समझ में आ गया, अप वेलिंग ऑफ द वाटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे से कोल्ड वाटर है, दिस इज योर कोल्ड वाटर फ्रॉम बिलो। आपको मालूम है कि समुद्र के पानी में जैसे जैसे आप गहराई में आप जाओगे, तो जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो कम होता जाता है, तो नीचे से जो पानी आएगा ना, वो काफी ठंडा पानी आएगा, और इसी को बोलेंगे कोल्ड वाटर अपवेलिंग, अपवेलिंग, ठीक है। तो एक बात बताओ कि अगर विंड्स आपका, अगर विंड्स आपका ऑफशोर विंड्स है, अगर आपका विंड्स ऑफशोर विंड्स है, तो क्या वहां पे जो है अपवेलिंग जोन है सो क्रिएट होगा कि नहीं? बिल्कुल क्रिएट होगा। तो क्या वहां का जो टेम्परेचर होगा ओशन वाटर्स का, वो कम होगा कि नहीं? तो बिल्कुल कम होगा। तो आप इसको लॉन्गिट्यूड समझो, कि सपोज कि दिस इज ए लॉन्गिट्यूड हेयर, है ना, एक देशांतर सपोज कि ये रहा, एक देशांतर, दूसरा देशांतर ये रहा, तीसरा देशांतर ये रहा, चौथा लॉन्गिट्यूड ये रहा। तो आप देखो कि सेम लैटिट्यूड पे आप जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड के अलोंग मूव करोगे,
तो आपके ओशन वाटर्स का टेम्परेचर भी चेंज हो गया. सो विंड्स बेसिकली कॉज लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन इन द टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ ओशंस. समझ में आ गया? जो विंड्स होते हैं, है ना, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? विंड्स जो होते हैं बेसिकली, है ना, इट कॉजेज, है ना, इट कॉजेज longitudinal variation, longitudinal variation, longitudinal variation in the temperature profile of ocean waters, in the temperature profile of ocean waters, of ocean water. समझ में गया? अब ये देखो, ये जो अपवेलिंग जोन है ना, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होता है. वाई? बिकॉज ये जो अपवेलिंग जोन है, आपको मालूम है कि नीचे से, है ना, समुद्र के पानी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको अपने साथ लेकर के ऊपर की तरफ आता है ना. तो यहाँ पे जो कोस्टल रीजन होगा, यहाँ पे आपको, है ना, हाई न्यूट्रिएंट वाटर होगा, उसमें न्यूट्रिशन काफी ज्यादा होगा, हाई न्यूट्रिएंट वाटर. इसके वजह से यहाँ पे, है ना, फिश काफी ज्यादा रहता है ना. यानी कि फिशिंग एक्टिविटीज भी सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो जहाँ पे अपवेलिंग ऑफ वाटर होता है. अपवेलिंग होने की वजह से क्या होगा कि ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच जो है सो पानी रहेगा. अब ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच वाटर है, दैट मीन्स कि वहाँ पे आपको जो एल्गी है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है ओशन वाटर्स में, उसका भी जो संख्या है वो ज्यादा होगा. अब चूंकि एल्गी है, सो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, सनलाइट प्रेजेंट रहेगा, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ओशन वाटर्स में सबसे ज्यादा रहेगा, तो एल्गी काफी ज्यादा ग्रो करेगा. अब एल्गी की वजह से क्या होगा? तो छोटे छोटे जो फिश जो एल्गी पे डिपेंडेंट होते हैं, इसका संख्या सबसे ज्यादा होगा. अब छोटे फिश को खाने के लिए जो बड़े फिश होते हैं, उसका संख्या ज्यादा होगा. दैट मीन्स की अपवेलिंग जोन्स जो होते हैं, वहां पे फिशिंग एक्टिविटीज भी अच्छे से है सो फ्लोरिश करता है, अच्छे से फ्लोरिश करता है. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, है ना. और अपवेलिंग किस वजह से हो रहा है? तो बिकॉज ऑफ द विंड्स, बिकॉज ऑफ द विंड्स. ठीक है, समझ में आ गया? चलो, यहाँ पे एक और पॉइंट हम लोग देखते हैं, है ना. चलो, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, है ना, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं कि क्वेश्चन ये रहा कि जो टेम्परेचर है, या फिर इसको कुछ अलग से फ्रेम कर लेते हैं, है ना. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. देखते हैं कितना लोग सही जवाब दे पाते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, है ना. पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है, द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर, द टेम्परेचर ऑफ ocean surface water, ocean surface water, ocean surface water decreases, decreases from from tropical to polar region, from tropical to polar region. सवाल ये कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है कि जब आप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाओगे, तो जो समुद्र का जो सतह का जो तापमान है, उसमें गिरावट आएगा, है ना. तो पहला स्टेटमेंट ये हो गया. दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है ना, द सी सरफेस टेम्परेचर, द sea surface, the sea surface temperature is highest, highest at the equator, at the equator. ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर जो है, समुद्र का जो सतह का जो तापमान है, वो सबसे ज्यादा होता है ना. दूसरा स्टेटमेंट है. तो आपको आंसर करना है कि कौन सा स्टेटमेंट है सो करेक्ट है. ऑप्शन ए है वन ओनली, ऑप्शन बी है टू ओनली, ऑप्शन सी है बोथ करेक्ट. ठीक है, या फिर ऑप्शन डी है नाइदर वन नॉर टू. बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, सोच करके आंसर करना. सी, यानी कि बोथ करेक्ट. थ्री, ए इज करेक्ट ओनली. एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, यस बिल्कुल सही करेक्ट है. तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ. इन्हें बोला है ए,
बाकी अमन राज भी है क्लास में, शिशिर है, बताओ आप लोग क्या होगा राइट आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा जो है सो गलत है, ठीक है, पहला सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, वाई ए इज द राइट आंसर, अमन राज ने भी सी बोला है, शिशिर ने भी सी बोला है, नहीं सी नहीं होगा, ए ए इज द राइट आंसर, वन ओनली। इसके पीछे का रीजन क्या है बाबू, तो बहुत सिंपल रीजन है जो मैं आपको समझा देता हूँ, देखो, है ना, ध्यान रखना, है ना, इस चीज को समझो कि जाहिर सा बात है कि इंसोलेशन आपको माइंड में आ रहा होगा कि चूंकि इक्वेटर है ना, सबसे ज्यादा सनलाइट होगा तो सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए, है ना, बारिश हो जाता है तो टेम्परेचर कम, बारिश की वजह से सैलिनिटी कम होता है श्री, बट यस उससे भी रिलेटेड है, क्लाउडीनेस की वजह से होता है, ठीक है, बट अगर जो पॉइंट लिख रहे हो कि बारिश की वजह से टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर भी एक फैक्टर है, बट सैलिनिटी सबसे ज्यादा कम होता है बारिश की वजह से, है ना, तो सैलिनिटी वाले पॉइंट में क्योंकि टेम्परेचर और सैलिनिटी और ये डेंसिटी आपस में इंटर रिलेटेड फैक्टर्स हो जाते हैं, इस वजह से कह सकते हैं, है ना। तो देखो हो क्या रहा है बेसिकली, दिस इज योर सन, सूर्य है ना, इसकी वजह से सब जगह हीटिंग होगा, सब जगह हीटिंग होगा, सब जगह हीटिंग होगा, तो आपको मालूम है कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स है ना, जो ट्रॉपिकल रीजन्स है वहां पे सबसे ज्यादा इंसोलेशन होता है, लेकिन आपको याद आ रहा होगा कि जो हमारा इक्वेटर का जो बेल्ट होता है, सपोज आप अर्थ के प्रेशर बेल्ट को याद करो, तो हमने क्या पढ़ा था, है ना, वो क्लास याद करो, जो इक्वेटर का जो जोन होता है, यहाँ पे क्या होता है, आईटीसीजेड होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, है ना, ये मैंने आपको बताया था, इक्वेटर पे क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, और इसके वजह से क्या होता है कि लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, और वहां पे हमेशा लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होने की वजह से वहां पे जो है ना, एयर है सो राइज करते रहता है, और यहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है ना, क्लाउड्स का फॉर्मेशन, क्लाउड्स का, याद आ रहा होगा इक्वेटर वाले में रीजन में कि हर दिन दोपहर में बारिश होता है ना, याद करो बताए थे कि वहां पे हर दिन आफ्टरनून में शावर्स होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है ना, कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है कन्वेक्शन की वजह से, है ना, तो क्लाउडीनेस होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा बादल होता है इक्वेटर के पास में, क्लाउडीनेस, क्लाउडीनेस। एक बात बताओ, क्या हमने पढ़ा था जब हम लोग हीट बजट के बारे में पढ़ रहे थे, वो क्लास याद करो, क्लाइमेटोलॉजी वाला हीट बजट का क्लास, जहां पे मैंने आपको बताया था कि क्लाउड्स के वजह से जो है सो एल्बिडो भी होता है, एल्बिडो, एल्बिडो का मतलब क्या होता है, सिंपली रिफ्लेक्ट कर देना, यानी कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, जो सौर तप है, उसको क्या करेगा, परावर्तित कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देता है क्लाउड, इसके वजह से, इसके वजह से जो इक्वेटर का जो रीजन है वहां पे आपको हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं होगा, बट हाँ इक्वेटर के नॉर्थ में, इक्वेटर के नॉर्थ में जो है ना, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर की तरफ जब आप नॉर्थ लैटिट्यूड पे जाओगे तो वहां का जो टेम्परेचर होगा वो सबसे ज्यादा होगा, इसी वजह से जो हमारा ये सवाल जो हमने अभी देखा, उसका जो राइट आंसर है वो सिर्फ, है ना, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो याद रख लेना कि अगर कभी एग्जाम में ये सवाल पूछे कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहाँ पे होगा, अगर वहां पे ऑप्शन ए बी सी डी में अगर लिखे एट द इक्वेटर तो उसको काट देना, बट हाँ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर अगर लिखा रहे ऑप्शन में उसको टिक कर देना, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर विल बी द राइट आंसर। समझ में गया, क्लाउड विल डिक्रीज द इंसोलेशन इन इक्वेटल रीजन, यस बिल्कुल, है ना, इसी वजह से, और जो रेनफॉल होगा तो सैलिनिटी वहां पे रिड्यूस हो जाएगा, है ना, सैलिनिटी प्रोफाइल जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो समझेंगे, तो ये दो पॉइंट समझ में आ गया ना कि ट्रॉपिकल से पोलर रीजन में जाओगे तो टेम्परेचर है तो डिक्रीज होगा, लेकिन अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए तो वो इक्वेटर पे नहीं होता है, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर पे होता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो हो गया लैटिट्यूड के हिसाब से वेरिएशन, अब डेप्थ के हिसाब से वेरिएशन देखो क्या होता है ना, तो आप इसको सबसे पहले ऐसे समझो, है ना,
कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, और दूसरा पोलर रीजन्स है, पोलर रीजन्स है, ठीक है, पोलर रीजन्स है। टेम्परेचर वेरिएशन विथ डेप्थ, टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन विथ डेप्थ, विथ विथ डेप्थ, है ना। तो पोलर रीजन्स में सबसे पहले आप पॉइंट नोट कर लो कि पोलर रीजन्स में वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होता है ना। देयर इज नो, नॉट प्रोमिनेंट वेरिएशन, देयर इज नॉट प्रोमिनेंट, देयर इज नॉट प्रोमिनेंट वेरिएशन, देयर इज नॉट प्रोमिनेंट वेरिएशन इन टेम्परेचर विथ डेप्थ इन द पोलर रीजन्स, ठीक है। यानी कि पोलर रीजन्स में जो सरफेस पे टेम्परेचर होगा वो भी फ्रीजिंग पॉइंट के पास में होता है, और डेप्थ पे जाओगे तो वो भी फ्रीजिंग पॉइंट के पास में रहता है। तो बहुत माइन्यूट वेरिएशन होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आप कह दो कि टेम्परेचर के प्रोफाइल में वेरिएशन हो गया इन द पोलर रीजन्स, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो ट्रॉपिकल वाटर्स है और जो सब ट्रॉपिकल वाटर्स है, वहां पे ओशन का वाटर में डेप्थ के हिसाब से अगर आप नीचे गहराई पे जाओगे तो आपका जो टेम्परेचर प्रोफाइल है ना, वो 3 लेयर के हिसाब से बटा हुआ है ना, 3 लेयर, है ना। दैट मीन्स की 3 लेयर वेरिएशन, 3 लेयर वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, कहाँ पे? तो इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, है ना, सब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। अब इसको देखते हैं डायग्राम से, ठीक है। ये याद रख लेना कि पोलर रीजन्स में बहुत ज्यादा डेप्थ के हिसाब से वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन्स है, सब ट्रॉपिकल रीजन्स है, वहां पे डेप्थ के हिसाब से भी वेरिएशन होता है टेम्परेचर का। तो एक बात बताओ कि अगर ट्रॉपिकल रीजन्स की बात की जाए तो सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा होगा कि डीप का टेम्परेचर ज्यादा होगा? तो जाहिर सा बात है कि सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि सनलाइट वहीं पे आ रहा है ना। तो अगर आप टेम्परेचर की बात करो, है ना, तो आप ये डायग्राम ऐसे बना सकते हो ना, एक डायग्राम बना सकते हो। 800 मीटर, है ना, 1000 मीटर, बाकी ये डेप्थ हो गया सपोज कि 5 किलोमीटर, है ना। इधर टेम्परेचर ले लो, ठीक है। ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? तो अभी देखो ये टेम्परेचर है, सपोज कि ये 25 डिग्री सेल्सियस था, है ना, 25, 20, 15 ऐसे करते करते हम लोग यहाँ पे पहुंच गए 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक थर्मोक्लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। थर्मोक्लाइन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। थर्मोक्लाइन क्या होगा? ये जो लेयर है ना, तो मैंने आपको जस्ट बताया तीन तीन लेयर के बारे में। तो पहला लेयर ये रहा, योर फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर, दिस इज योर सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर, एंड दिस इज योर थर्ड लेयर, थर्ड लेयर। ये क्या है? डेप्थ है, डेप्थ, गहराई है, ठीक है। और ये क्या है? टेम्परेचर है, तापमान है, किस चीज का? तो वाटर का, है ना, वाटर का टेम्परेचर है, ठीक है, वाटर का टेम्परेचर है। तो देखो क्या होगा कि यहाँ पे एक लेयर आपको दिख रहा होगा, दिस इज योर, दिस इज योर थर्मोक्लाइन लेयर, दिस इज योर थर्मोक्लाइन लेयर। कौन सा लेयर है? दिस इज योर थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन लेयर, थर्मोक्लाइन लेयर है, ठीक है, थर्मोक्लाइन लेयर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या थर्मोक्लाइन लेयर है सो पोलर रीजन्स में प्रेजेंट होता है क्या? तो नहीं, पोलर रीजन्स में प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत ज्यादा डेप्थ के साथ नहीं होता है।
लेकिन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में जो है सो होगा। ठीक है। अब देखो कि जो पहला लेयर है, फर्स्ट लेयर है ना, फर्स्ट लेयर जो है, ठीक है, पहला लेयर है, ये टॉप लेयर है ना, कहाँ तक, तो ऑलमोस्ट 500 मीटर डेप्थ तक, है ना, यानी कि सरफेस से नीचे 500 मीटर के गहराई तक जो होगा, यहाँ पे आपको टेम्परेचर जो है सो, है ना, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म टाइप का दिखाई देगा, है ना, यानी कि ऑलमोस्ट, हालांकि डेप्थ के साथ थोड़ा सा डिक्रीज होगा, बट ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म टेम्परेचर। ठीक है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर में थोड़ा सा वेरिएशन होगा, थोड़ा सा वेरिएशन होगा, लेकिन जैसे ही आप 500 मीटर के डेप्थ पे पहुंचोगे, तो 500 से नेक्स्ट 500 में, यानी कि 500 से 1000 मीटर डेप्थ के बीच में आपको एब्रप्ट डिक्रीज दिखाई देगा, एब्रप्ट फॉल इन टेम्परेचर दिखाई देगा। यानी कि जो थर्मोक्लाइन लेयर होता है, यहाँ पे क्या होगा, एब्रप्ट एब्रप्ट फॉल इन टेम्परेचर, एब्रप्ट फॉल इन टेम्परेचर, एब्रप्ट फॉल इन टेम्परेचर। इसके पीछे का वजह क्या है, इसके पीछे का वजह यह है कि सरफेस पे जो पहला लेयर है, इस पे सबसे ज्यादा इंसोलेशन आते रहता है, सन रेज आते रहता है, इस वजह से इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहेगा। लेकिन 500 मीटर डेप्थ के बाद में क्या होगा कि सनलाइट है सो प्रेजेंट होना बंद हो जाता है, सनलाइट का पेनिट्रेशन बहुत कम हो जाता है, तो वहां पे एकदम से डार्क जोन वाला जो टेम्परेचर जो ग्रेडियंट है वो स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से सरफेस पे अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, वो एकदम से पहुंचते पहुंचते 0 डिग्री वाले रेंज में है सो पहुंच जाता है ना। तो ये जो थर्मोक्लाइन लेयर है, ये यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा एब्रप्ट फॉल इन टेम्परेचर दिखाई देगा। उसके बाद जो थर्ड लेयर होगा ना, थर्ड लेयर, यानी कि यहाँ से और डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, फिर से यहाँ पे टेम्परेचर का जो फॉल होगा वो काफी नैरो होगा। दैट मीन्स कि ये यहाँ पे अगर सपोज के 1 डिग्री सेल्सियस था या फिर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो नीचे जाके 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ये जो फॉल होगा, डिक्रीज होगा, वो काफी माइन्यूट हो जाएगा, है ना। गुड मॉर्निंग सम्राट, लेट हो गया क्लास में, ठीक है। तो ये हो गया। तो दिस इज योर थर्ड लेयर। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा कि टेम्परेचर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, टेम्परेचर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हो जाएगा, है ना, टेम्परेचर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इट इज नियर 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब देखो, जो ऊपर का जो लेयर है ना, सबसे ज्यादा एक्टिविटी यहीं पे होता है, यानी कि जो ओशन करेंट्स होंगे वो यहीं पे फ्लो कर रहा होगा, है ना। ओशन करेंट्स जो है, क्योंकि विंड्स के वजह से, अगर आप देखो जब हम लोग ओशन करेंट्स को डिस्कस करेंगे तो वो पॉइंट फिर से मैं बताऊंगा कि ओशन करेंट्स का जो मेन ओरिजिन होता है, जो फॉर्मेशन होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग विंड्स, जो परमानेंट विंड्स है, जैसे कि ट्रेड विंड्स है, जैसे कि वेस्टर्लीज है, जैसे कि पोलर स्टर्लीज है, उसके वजह से ही ओशन करेंट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो रीजन होता है ना, यहाँ पे काफी ज्यादा हलचल होते रहता है, इधर का पानी उधर मिक्स करेगा, उधर का पानी उधर मिक्स करेगा। इस वजह से एक यूनिफॉर्म जो है टेम्परेचर प्रोफाइल मेंटेन करता है। दूसरा, सनलाइट चूंकि हीट करते रहेगा तो टेम्परेचर भी यूनिफॉर्म रहेगा। लेकिन जैसे आप डेप्थ पे जाओगे तो एकदम से ड्रॉप कर जाएगा टेम्परेचर, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज द, है ना, थर्मोक्लाइन लेयर, है ना। तो कभी अगर एग्जाम में ये स्टेटमेंट दे कि थर्मोक्लाइन लेयर इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन पोलर रीजन्स, तो क्या स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा? तो सवाल ही पूछ देते हैं, है ना। कभी अगर ऐसा सवाल दिखे एग्जाम में, है ना, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है ना, थर्मोक्लाइन लेयर, थर्मोक्लाइन लेयर depicts depicts the abrupt abrupt fall in temperature of ocean waters, fall in temperature of ocean waters, ocean water। ठीक है। दूसरा, थर्मोक्लाइन लेयर, थर्मोक्लाइन लेयर is prominently developed, prominently developed, is prominently developed in polar regions, in polar regions,
तो बताओ इसमें कौन सा स्टेटमेंट है उसको करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। बताओ तो क्या होगा राइट आंसर। एक सोए थे, अच्छा कोई बात नहीं। Select the correct statements. Thermocline layer depicts the abrupt fall in temperature of ocean waters. Thermocline layer is prominently developed in polar regions. तो बिल्कुल राइट आंसर इसका क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट है सो करेक्ट है, दूसरा है सो इनकरेक्ट है। ठीक है, दूसरा है सो इनकरेक्ट है, पहला सही है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। तो अभी जस्ट हमने देखा कि जो पोलर रीजन्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन तो वैसे भी नहीं होता है ना। तो इस वजह से जो थ्री लेयर जो क्लासिफिकेशन हमने देखा दैट इज बेसिकली इन योर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स, नॉट इन द पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स में सरफेस पे वैसे भी इंसोलेशन नहीं है ना, हर जगह बर्फ है, वहां पे आइस कैप्स है, ग्लेशियर्स है, इसकी वजह से ऊपर का भी टेम्परेचर कम होगा और डेप्थ का भी टेम्परेचर कम होगा। लेकिन पोलर रीजन्स में क्या है कि बर्फ तो ऊपर में है नहीं, ऊपर में आपको देखो तो सनलाइट बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन डेप्थ पे जाओगे तो टेम्परेचर है कम हो जाएगा, है ना। चलो इस क्लास को आज यही स्टॉप करते हैं, बाकी कल हम लोग जो है ओशन का सैलिनिटी और फिर ओशन करेंट्स के प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल जो है क्लास सुबह में ऐसे ही मॉर्निंग में हम लोग 8 बजे मिलेंगे। तो जो लोग लेट ज्वाइन किए हो क्लास में टाइम पे आ जाना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।